तो कन्फ्यूजन प्रश्न के अगले सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन के साथ में अगर आपको वह प्रश्न दे दिया जाए तो ऑप्शन के देखने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन के कारण प्रश्न का जवाब गलत हो जाता है। तो हम लोग वैसे ही सीरीज को लेकर चल रहे हैं जिसमें सिर्फ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी ऑप्शन के साथ में अगर प्रश्न को दे दिया जाए तो वहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाता है और मैक्सिमम जो एस्पायरेंट होते हैं वह प्रश्न का जवाब गलत दे देते हैं। तो वैसे ही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यह जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित पूरा टॉपिक नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजन प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसी सीरीज को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। जातिगत जनजाति किसान व मजदूर आंदोलन में कह रहा है वर्ष 1902 और 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन में देखिए नारायण गुरु है, ईवी रामास्वामी नायकर है, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह श्री नारायण गुरु हो जाएगा। कुछ लोग तो सोच रहे हैं रामास्वामी नायकर भी होंगे, कुछ लोग के तो माइंड में लग रहा होगा कि पद्मनाभन पल्लू भी होंगे, हालांकि उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन के प्रणेता हुआ श्री नारायण गुरु। या वही नारायण गुरु है जिन्होंने निचली जाति यानी एक एझावा जाति हो था जो सबसे नीचे कास्ट के लोगों को जाना जाता था, निचली जाति को, उसी से जाति से बिलोंग करते थे श्री नारायण गुरु। इनका सोच यही था कि एक ऐसे क्या करें, मंदिर का स्थापना करें, एक ऐसे धार्मिक स्थल का स्थापना करें जहाँ पर ना कोई जाति भेदभाव हो, वहाँ पे सभी लोग पूजा कर सके, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो। तो पहले जो था आस्थाओं का जकड़ा हुआ था जिसमें ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अन्य कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें उनका अहम योगदान था। उसी को खत्म करने के लिए श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, जिसमें आप देखेंगे कि एक घटना होगी जो 1873 में महाराष्ट्र में, तो एक सत्यशोधक समाज की स्थापना तो होगी ही होगी। उसके बाद आप देखेंगे 1888 ईस्वी में अरबीपुरम में क्या होगा, एक आंदोलन चलाया जाएगा श्री नारायण धर्मगुरु। यह जो अरबीपुरम में चलाया जाएगा यही श्री नारायण धर्मगुरु, जिसमें एक यह जो नारायण गुरु रहते हैं वह एक झावा जाति का एझावा जाति के होते हैं, उसी से बिलोंग करते हैं, जो निचली कास्ट का जाति है। उनके द्वारा क्या क्या था, जब वह केरल के अरबीपुरम में जाते हैं तो एक नदी से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर वहाँ पर एक मंदिर का स्थापना करते हैं। तो इस तरह से उनका ये आंदोलन होता हुआ आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहता है, लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मुख्य रूप से ही रहता है कि जात पात को दूर करते हुए एक ऐसे मंदिर, एक ऐसे धार्मिक, एक ऐसे स्थल का निर्माण किया जाए जहाँ पर क्या हो, ब्राह्मणवाद नहीं हो। तो ये तो यहाँ पर पूछा गया है। ये तो था श्री नारायण गुरु के बारे में हम लोगों ने जाने, जो 1888 ईस्वी में एक घटना होता है अरबीपुरम केरल में, जो क्या कहता है, इनके द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध जन आंदोलन था। उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए SNDP, तो जो है नारायण धर्म परिपालन योगम के आंदोलन के प्रणेता तो श्री नारायण गुरु ही होते हैं। हालांकि ये जो चलाया जाता है वह पद्मनाभन पल्लू के द्वारा चलाया जाता है, जो इसके दूसरे क्या होते हैं, आप कुछ भी कहिए, दूसरे इनके प्रेरणा नेतृत्वकर्ता कहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आंदोलन के प्रणेता तो श्री नारायण गुरु स्वयं ही थे, लेकिन जो चलाया गया था उसमें आप ध्यान में रखेंगे वह किसके द्वारा, पद्मनाभन पिल्लै के द्वारा। तो हो सकता है प्रश्न पूछ भी दिया जाए कि जो पद्मनाभन पिल्लू थे वो कौन थे। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा श्री नारायण गुरु हो जाएगा। तो वह जो क्या थे, पद्मनाभन पल्लू जो त्रावणकोर से थे, वह क्या थे, दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक और एक सामाजिक क्रांतिकारक भी थे। आप देख सकते हैं, जो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ वायरोलॉजी उसके सदस्य थे कौन, जिनके बारे में हमने अभी चर्चा किया कि पद्मनाभन पल्लू त्रावणकोर के दूसरे सार्वजनिक क्या थे, चिकित्सक और सामाजिक क्रांतिकारी, जो 1903 ईस्वी में नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रश्न पूछा गया प्रणेता तो नारायण गुरु ही थे। आगे देखते हैं 10 में, 1906 में मुंबई में दलित मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये जो है विट्ठल भाई शिंदे के द्वारा किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास की काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आप ध्यान में रखेंगे। विट्ठल भाई शिंदे के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड भी जाते हैं। हालांकि उस शिक्षा के जाने से पहले वो प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं। प्रार्थना समाज इसी
बिहाफ पर उन्हें इंग्लैंड जाने देता है। जब वह इंग्लैंड से पढ़ाई करके आएंगे तो प्रार्थना समाज के लिए वो काम करेंगे उस संस्था के उद्धार के लिए। तो इसी पर वो जाते हैं, सहयोग मिलता है गायकवाड़ा का। और वो कहाँ जाते हैं, विट्ठल भाई शिंदे जाते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लैंड जाते हैं। और उसके बाद फिर 1903 ईस्वी में इंग्लैंड से लौटने के बाद वो मुंबई में यंग थीस्ट यूनियन की स्थापना भी करते हैं। और इस सदस्यों के लिए उन्होंने क्या रखी थी, शर्तें भी रखी थी कि मूर्ति पूजा, जाति पात, घृणा, विश्वास नहीं किया जाएगा। 1913 ईस्वी में प्रार्थना समाज के लिए भी काम किए। उसके बाद फिर अनेक कार्यों में भी उनका योगदान रहा। विट्ठल भाई शिंदे 1905 ईस्वी में पूर्वा में जो पूना में मिठनगंज पेठ में अछूतों के लिए एक रात्रि स्कूल भी खोले थे। प्रार्थना समाज की ओर से 1906 ईस्वी में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना भी किया था। जो प्रश्न यहीं पर पूछा गया है, दलित वर्ग मिशन, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। देखिए, जो विट्ठल भाई शिंदे का प्रार्थना समाज से जब वो जुड़ते हैं तो आत्माराम पांडुरंग, आपको पता होगा प्रार्थना समाज के होते हैं। जब क्या हो जाते हैं, जब केशवा चंद्र भारती जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो उसके द्वारा फिर आत्माराम पांडुरंग जोड़ते हैं, वहाँ उनके द्वारा स्थापित किया जाता है। प्रार्थना समाज का एक अन्य भाग होता है। उसके बाद वही उनका सहयोग मिलता है। प्रार्थना समाज का इंग्लैंड से पढ़ते हैं। इंग्लैंड को पढ़ने के लिए इनको इसी शर्त पर भेजा जाता है कि उस शर्त पर कि जब वो वापस पढ़कर आएंगे इंग्लैंड से तो वह क्या करेंगे, प्रार्थना समाज के लिए काम करें। उसके लिए वही काम करते हैं, रात्रि स्कूल भी खोलते हैं, उसमें छुआछूत जैसे मूर्ति पूजा ये सब का विरोध करते हैं। फिर प्रार्थना समाज के तरफ से ही डिप्रेस्ड यानी दलित वर्ग मिशन की स्थापना करते हैं विट्ठल राम जी शिंदे, जो इसके महासचिव होते हैं। 1912 तक डिप्रेस्ड वर्ग मिशन के पास विभिन्न 4 राज्यों में 23 स्कूल और 5 छात्रावास भी होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन प्रश्न है। थोड़ा सा आप यहाँ मिस्टेक करेंगे, बी आर अम्बेडकर मार देंगे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी क्या किया गया था, एक स्थापना किया गया था, लेकिन उसका नाम क्या था, दलित वर्ग कल्याण संस्थान था, जो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा था। तो इसके कारण यह प्रश्न बहुत सारे लोग जैसे देखेंगे बी आर अम्बेडकर मारेंगे, लेकिन जैसे ही आप डिटेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दलित वर्ग मिशन की स्थापना बी आर शिंदे के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था, जबकि जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था वह दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि ये जो जैसे ही बम्बई उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करने के लिए जैसे ही आते हैं पढ़ाई कर बी आर अम्बेडकर, तो उनके द्वारा पहला जो यही बनाया जाता है क्या, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने उन 2 प्रश्नों पर चर्चा किया जो काफ़ी कन्फ्यूजन था, यानी ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो आप काफ़ी कन्फ्यूजन में गलत जवाब दे सकते हैं। 12 में देखिए, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, 1910 ईस्वी की चर्चा कर गया। सतारा में बहुजन समाज, ऑप्शन में है बी आर शिंदे है, मुकुल राव पाटिल है, नानाजी देशमुख है, बी आर अम्बेडकर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मुकुल राव पाटिल हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किया गया था। बी आर शिंदे की तो अभी चर्चा हम लोग कर लिए, बी आर अम्बेडकर की भी चर्चा कर लिए। बी आर शिंदे क्या चर्चा किए, बी आर शिंदे के जो किया गया था दलित वर्ग मिशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन के सोसाइटी की स्थापना बी आर शिंदे के द्वारा कब, 1906 ईस्वी में। वही बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा के रूप में जाना जाता है, जो 1924 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब बहुजन समाज का वह मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे 20 में। देखिए, 20 से पहले भी है, वो आप जवाब दे देंगे। संथालों को किस अंग्रेज कमांडर ने हराया था, मेजर बोर, आपको पता हुआ संथाल और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। उसमें युद्ध देखिए क्या था, क्या संथाल जो था वह क्या कर रहे थे, जो अकाल पड़ा था उसके विरुद्ध एक समांतर सरकार की स्थापना करना चाहते थे। लगभग 60,000 सैनिकों के साथ संथाल क्या कि अंग्रेजों से एक समांतर सरकार चलाने के लिए विरुद्ध में खड़ा हो गए। उसके बाद जैसे ही मतलब इसमें काफ़ी आकर्षक कहानी है, पढ़ेंगे आप, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। इसे इसकी चर्चा हम लोग बेसिक टू एडवांस में भी काफ़ी किए, जिसमें हम लोगों ने देखा किस तरह संथाल जब ढोल और बाजे के साथ जब बजाते थे तो उनके तीर धनुष कमान चलते रहते थे जब तक ढोल बजता था, और जैसे ढोल बना बंद हो एक कदम पीछे हो जाते थे। इसका जो खुद आंखों में देखा हाल मेजर ब्यूरो के द्वारा क्या किया गया था, इसका बयां किया गया था। तो वही है, उसी को हराया था मेजर ब्यूरो के द्वारा। चलिए 20 में करा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। देखिए, आपको पता होगा बिरसा मुंडा जो थे, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें बिरसा मुंडा का ही योगदान रहता है। देखिए 1899 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, वह बिरसा मुंडा ही थे। तो यही बिरसा मुंडा के संबंध में कहा गया किसके पक्ष में थे, झारखंड के पक्ष में, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो इनमें से कोई नहीं, यही होगा कि वो किसी के पक्ष में नहीं थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि बिरसा मुंडा मुख्य रूप से जो हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था, 1899 से 1890 ईस्वी के मुंडा क्रांति हुआ था, जिसमें से उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए, इसकी भी चर्चा हम लोग काफ़ी डिटेल से किए थे, किस तरह से बिरसा मुंडा जो होता है वह पहले 1899 से पहले भी वो क्या होते हैं,
कई बार उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कहता है कैद कर लिया जाता है, फिर कुछ साल के लिए वो कैद में रखा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, हालांकि फिर उनका मृत्यु भी जेल के अंदर में ही हो जाता है उसका अंग्रेजों के प्रताड़ना के कारण। तो बिरसा मुंडा जो पक्ष में थे वही अब ध्यान में रखेंगे, जो मुंडा विद्रोह हुआ तो वही 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में होता है मुंडा। तो उसके जो नेता होते हैं स्वयं कौन होते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा बिरसा मुंडा। चलिए, तो ये हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एक संथाल आता है, देखिए ऑप्शन में एक संथाल विद्रोह भी होगा। हाँ देखिए संथाल था, जो कैप्टन ब्यूरो के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसमें जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं वो सिद्धू और कानू होते हैं, यही दो होते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया ना किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर ब्यूरो थे, लेकिन जो नेतृत्व थे उसके कौन थे, सिद्धू और कानू थे। जो संथाल विद्रोह मुख्य रूप से होता है आप देखेंगे तो इसे पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में वही होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र में, वही संथाल विद्रोह देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 20 के बाद आते हैं 22 में। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने, देखिए छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम यही नियम था कि जो क्या थे आदिवासी भूमि जो हुआ करता था, उस आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी भूमि के लिए पारित होने से रोकने के लिए यह किराएदारी एक्ट लाया गया, काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसे किराएदारी एक्ट के रूप में भी जाना जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में वन उत्पाद की स्वतंत्रता पर उपयोग, बिल्कुल नहीं। वनों को जलाने पर, बिल्कुल नहीं। बेट बेगारी पर, चलिए इसमें बाद में विचार करेंगे। खुंट कटी भूमि व्यवस्था पर, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेट बेगारी पर। यानी यह जो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में लाया गया था कि जो आदिवासी भूमि होता था उसे गैर आदिवासियों को देने से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ, वह भी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। ये छोटा नागपुर किधर है, ये वही छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है जहां पे आप देखेंगे क्या आपको देखने को मिलेगा, एक विद्रोह देखिए ना, एक विद्रोह भी होगा, ये छोटा नागपुर, ये कोल विद्रोह है ना, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कोल विद्रोह, जो आगे चर्चा करेंगे 1820 से 27 में होगा, जिसका बुद्धू भगत उसका नेतृत्व करेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कह रहा है कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में है संथाल भी है, काछा नागा भी है, कोल भी है, बिरसा मुंडा। संथाल की भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, क्या चर्चा की कि 1855 ईस्वी में संथाल जो थे अंग्रेज कमांडर मेजर ब्यूरो को हराया था, और जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन था, जत्ता भगत और बुद्धू भगत दोनों थे। हालांकि जो कारण क्या था, वह मतलब जमींदारों के विरुद्ध जो था वही जमींदारी राजस्व व्यवस्था उसी के खिलाफ में था यह संथाल विद्रोह, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद भी वहां से क्या कर वसूला जा रहा था, उसी को माफ पर लेकर क्या कहते हैं बुद्धू भगत और जत्रा भगत दोनों मिलकर क्या कहते एक समांतर सरकार स्थापना करने की अंग्रेजों के विरुद्ध घोषणा करते। और जैसे ये होता है अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं होता है, समांतर सरकार लगभग 60,000 संथालों को लेकर करते हैं, उसमें दोनों के बीच युद्ध भी होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, जिसमें से मेजर ब्यूरो उसका वर्णन भी करते हैं, उसे हराता भी है। तो उल गुलान महाविद्रोह जो जुड़ा हुआ है वह किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह संथाली विद्रोह होना चाहिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं, संथाल विद्रोह नहीं, संथाल नहीं, बिरसा मुंडा विद्रोह का इससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि उल गुलान विद्रोह जो किसका जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा का। देखिए संथाल क्या था, संथाल था जिसका बुद्धू भगत और जत्रा भगत दोनों मिलकर क्या किए थे, नेतृत्व किए थे, जो हम लोगों ने अभी देखा कि सिद्धू जत्रा भगत बोल दिए ना, नहीं संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू किए थे ना, जत्रा भगत और बुद्धू भगत तो अभी हम लोग देखे थे वो थे, कौन थे, ये जो छोटा नागपुर में हुआ था बुद्धू भगत है ना, कोल विद्रोह था। तो संथाल विद्रोह कौन थे, वह सिद्धू और कानू इनका नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा स्वयं बिरसा मुंडा थे। अब संथाल विद्रोह जहां 1855 ईस्वी में होता, वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1905 ईस्वी में होता। तो आइए थोड़ा सा कुछ हम लोग इस पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य रूप से जो उलगुलान विद्रोह था वह जो है, कहने का मतलब आप इसे कहिए कि यह मुंडा जो विद्रोह है ना, उसे ही उलगुलान के नाम से भी जाना जाता था। कौन, मुंडा विद्रोह को। मुख्य रूप से इसमें जो आंदोलन को चलाया गया था उसी का एक अगला भाग था। तो अब ध्यान में रखेंगे कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, वह बिरसा मुंडा। इसे कभी कभी उलगुलान महाविद्रोह के रूप में भी नाम देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 32 में आइए। 32 में कह रहा है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। देखिए दोनों प्रश्न काफी अच्छा है। ये खैरवार है, अब ये आपको पता होगा नहीं कि खैरवार क्या है, किसका भाग है। जिस प्रकार से जैसे उलगुलान आ गया और ब्रैकेट में महाविद्रोह लिखा हुआ है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि यह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, मुंडा विद्रोह से, क्योंकि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के। लेकिन जो खैरवार आदिवासी आंदोलन है, यह जो आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ, यह आंदोलन जो के जो नेतृत्व थे वो भागीरथ मांझी थे।
यह जो है संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो ये दो अंतर था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हमें भी हो गया था। तो जो खैरवार आदिवासी आंदोलन ये संथाल से ही जुड़ा हुआ है, संथाल का ही अगला भाग समझिएगा। अगला आंदोलन है कौन? खैरवार आंदोलन। मुख्य रूप से भागीरथी मान जी इसका नेतृत्व करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो मतलब जो प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना। जो प्राचीन क्या था, मतलब प्राचीन जो सभ्यता था, या जो जिस प्रकार से जैसे जमींदारी और भू राजस्व जब जैसे जैसे अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों जब इसे लाना चाह रहा था, वह आदिवासियों वाले क्षेत्र में जब वह एंट्री कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, तब वो क्या किया, इन सभी चीज़ों को वो दरकिनार कर वो क्या करना चाह रहा था, वह व्यवस्था को सभी जगह लाना चाह रहा था, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो मालवाड़, जो भी हो, उसके विकास के लिए। तो उसमें जमींदारों का स्पष्ट रूप से भूमिका रहा खासकर। तो वही कह रहा है जो उलगुलान विद्रोह था वह खैरवार आदिवासी आंदोलन जो 1874 ईस्वी में हुआ क्या था, वह संथाल विद्रोह का ही भाग था। तो जो उद्देश्य वही था प्राचीन मूल्य और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना, और मुख्य रूप से साथ ही वह भूमि संबंधी समस्याओं को में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। ये तो थे ही थे कि भूमि सुधार को लेकर इनका आंदोलन था ही था, उसके साथ में जो सामाजिक कार्यों और शुद्धि के प्रवर्तक भी थे। इसमें मदिरा का खासकर विरोध किया गया था, मदिरा पान का। तो ये दोनों हम लोगों ने देख लिया, उलगुलान और खैरवार। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अगर आ जाए तो काफ़ी, अगर जिन्हें पता नहीं हो तो कन्फ्यूजन का ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। 36 में देखिए कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। अब करा ऑप्शन में भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह। आइए बारी बारी से समझते हैं। पहले डी से आते, संथाल विद्रोह। चर्चा करिए संथाल विद्रोह कहाँ कब हुआ था। तो हम लोगों ने देखा संथाल विद्रोह हुआ 1855 ईस्वी में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू होते। ये संथाल विद्रोह आपको बंगाल प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं रंपा विद्रोह। अगर रंपा की बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश में आपको रंपा विद्रोह देखने को मिलेगा। अब ये रंपा विद्रोह मतलब कब है, वह 1922 से 24 ईस्वी में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे, अलूरी सीताराम राजू रहेंगे। कोल विद्रोह की चर्चा करें तो यह आपको कोल विद्रोह छोटा नागपुर वाले बुद्धू भगत के नेतृत्व में देखने को मिलेगा 1820 से 27 में। तो संथाल भी बंगाल प्रेसिडेंसी में, रंपा आंध्र प्रदेश में, कोल छोटा ना। अब एक बच गया भील विद्रोह, यही महाराष्ट्र में होगा। तो अगर ऑप्शन में आपके सबको पता हो तो वहां से भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये घटना जो घटित हुई थी वह हम लोगों ने देखा कि भील विद्रोह। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में करा 38 में करा 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। बिल्कुल सही है। उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए कि उनके प्रभाव क्षेत्र में कौन कौन थे। हमने देखा किस तरह से 1929 ईस्वी में सदानंद सरस्वती द्वारा क्या किया जाता है, बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। फिर इसी का नेतृत्व धीरे धीरे पूरे देश में होता है, पूरे देश में किसान सक्रिय होते हैं। यह जो कौन, सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में भारतीय बिहार किसान ये प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया जाता है, मुख्य रूप से जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, किसानों पर अत्याचार को लेकर वह जमींदारों को विरुद्ध में यह क्या किया गया था, एक तरह से यह एक प्रकार का आंदोलन का, ये एक प्रकार का सभा का गठन किया था, प्रांतीय किसान सभा। धीरे धीरे इसके सपोर्ट मिलता है, खासकर आप देखेंगे कि दक्षिण भारतीय फेडरेशन का भी मिलता है, दक्षिण भारतीय किसान का भी सपोर्ट मिलता है, फिर कांग्रेस का भी अस्थायी रूप से मिलता है, लेकिन लास्ट में अंततः नींबू द्रिपाद जो दक्षिण भारतीय फेडरेशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं, उनका नेतृत्व होता है। फिर सभी लोग सलाह देते हैं किसान सभा का, तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया जाता है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु महत्वपूर्ण रहता है, जहाँ से इसका क्या होता है, सबसे अहम पड़ाव होता है। तो सदानंद सरस्वती के क्षेत्र में बिहार में क्या किया जाता है, किसान सभा का। खान अब्दुल गफ्फार खान के क्षेत्र में देखेंगे इनके नेतृत्व में यह उत्तर पश्चिम, जैसे यहाँ उत्तर हो गया, ये देखिए इस तरह से, ये उत्तर और पश्चिम वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, सही है, लाल कुर्ती आंदोलन भी देखेंगे इन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। तो यही होता है कि उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो संभालते हैं वह खान अब्दुल गफ्फार। स्वामी रामानंद के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये हैदराबाद वाले क्षेत्र को संभालेंगे, और अब्दुल हमीद खान या दक्षिणी असम वाले क्षेत्र में क्या करेंगे, किसान आंदोलन को देखेंगे। ये इसके नेतृत्व थे, काफ़ी अहम है। ये तो ऑप्शन में साथ में अगर हो सकता डायरेक्ट दे दिया जाए कि हैदराबाद में निम्नलिखित में से किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया या संभाला या चलाया गया, तो वह हो जाएगा हैदराबाद वाले। कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा रामानंद, स्वामी रामानंद के नेतृत्व में। और वही दक्षिणी असम, क्योंकि असम कहाँ है, यह आपका हो गया, असम यहाँ हो गया उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, तो वह अब्दुल हमीद खां थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। 38 के बाद अब हम लोग चलते हैं 39 में। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजयसी पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था।
तो देखिए ऑप्शन में केसरी है, प्रताप है, मराठा है, मंजूषा है। कुछ लोग तो नहीं जानेंगे तो मंजूषा लगा देंगे, कुछ लोग जानेंगे तो केसरी पे जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही प्रश्न का जवाब गलत है। इसका सही जवाब प्रताप हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा विजय सिंह पथिक के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा विजय सिंह पथिक जो थे वह 1882 ईस्वी में बुलंदशहर के गुर्जर परिवार में इनका जन्म होता और 1912 ईस्वी में एक होर्डिंग बम कांड होता। ये होर्डिंग बम कांड क्या था? जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया जा रहा था तो लॉर्ड हेडिंग द्वितीय अपने परिवार के साथ और जो जॉर्ज पंचम थी जो ब्रिटिश से आई थी वो दिल्ली स्थानांतर हो रहे थे। जब स्थानांतर हो रहे थे हॉट बॉम्बिंग पर किनके द्वारा बम फेंका जाता है? इसमें रास बिहारी बोस बम फेंकते हैं, शामिल रहते हैं अमन चंद्र, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद, और ये भी रहते हैं संलिप्त विजय सिंह पथिक। तो आपको पता होगा बम जैसे ये होर्डिंग पर बम होता, हालांकि वो होर्डिंग तो बच जाते हैं, घायल ही होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों को कौन, अमीन चंद्र, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद को क्या क्या था, फांसी देता है। और उसमें जो शामिल होते हैं विजय सिंह पथिक भी होते हैं, लेकिन वो फरार होते हैं। अब यहाँ से मुड़ाव आता है। अब फिर 1915 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में क्या होता है, 21 फरवरी के विभिन्न स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह का क्या क्या था, योजना बनाया जाता है। पथिक जो फिरोजपुर के षड्यंत्र, आपको पता हो फिरोजपुर षड्यंत्र केस से फरार थे, वह फिरोजपुर षड्यंत्र से भी एक फिरोजपुर वाले भी कांड था, उसमें भी वो फरार थे। में गोपाल सिंह के पास रह रहे थे। कहाँ गोपाल सिंह, कहाँ? वह राजस्थान के खरवा में थे, वहीं रह रहे थे। तो वह 2000 युवकों के दल तैयार कर रखे थे, कौन? विजय सिंह पथिक। अब क्या होता है, उसमें 20-30 हजार बंदूक एकत्र करते हैं। यानी एक तरह से वह मतलब कहिए कि गुप्त आंदोलन के लिए तैयारी रहते हैं ब्रिटिशों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह बता, जैसे ही जो ये क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे होते हैं, विजय सिंह पथिक जो गोपाल सिंह के पास अपने करीबी के पास रह रहे थे, ये पता चल जाता है। तो तुमको जैसे ही पता चलता है तो जो अजमेर के कमिश्नर होते हैं वो 500 सैनिक के साथ पथिक और गोपाल सिंह को खरवा जंगलों से गिरफ्तार कर लेता है। कहाँ? अब रह रहे थे किनके? गोपाल के पास ही रह रहे थे, उनके नज़दीक। जैसे गिरफ्तार होता है तो पथिक सिंह को नज़रबंद कर देता है। जैसे ही पता चलता है कि होर्डिंग बम कांड वाला भी केस खुल गया है और इसमें उनकी पहचान की जा चुकी है, यह बात पता चलता, पथिक सिंह वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब फरार होने का मतलब कारण होगा, पता चलने के बाद वहाँ से निकल भेष बदल कर जाकर अब वो कहाँ रहेंगे? अब पहुँच जाएंगे वो बिजौलिया, फिर से वो पहुँच जाएंगे राजस्थान के राजपूतों का भेष बनाकर रहेंगे। अब वहाँ से उनकी मुलाकात होगी एक ब्राह्मण से, ब्राह्मण कहिए, साधु कहिए, जो भी कहिए, वहाँ से उनकी मुलाकात होगी। अब उस मुलाकात के बाद देखिए ना, उस व्यक्ति का जो नाम होता है, हाँ, साधु सीताराम होता है, उससे प्रभावित होते हैं। 1916 ईस्वी में बिजौलिया पहुँच जाते हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा क्या करते हैं, संपत्ति पत्र जो होता है, संपत्ति पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के माध्यम से क्या करते हैं, प्रताप होता है बिजौलिया का जो पूरा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन पूरा चरम तक ले जाते हैं। भेष बदले हुए रहते हैं और उसमें 65 लोग चीज़ों की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के कर लिया जाता था, विभिन्न तरह के। इसमें 35 कर को माफ़ कराते, यही प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। तो ये कहानी था जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपत्ति पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बनाए थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए 39 के बाद हम लोग 42 में देखते हैं, द्रविड़ कड़गम मुनेत्र द्रविड़ क्रम। देखिए वह अनादुरय हो जाएंगे। तो क्या होता है आपको पता होगा, द्रविड़ कड़गम जस्टिस पार्टी के किस प्रकार से पहले जस्टिस पार्टी की जो गैर ब्राह्मणवाद को लेकर सामने आता है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से गैर ब्राह्मणवाद, जिसमें नायर रहेंगे और मुदलियार रहेंगे जो गैर ब्राह्मण से निर्वाचित होंगे, लेकिन ब्राह्मणवाद के द्वारा जो ब्राह्मण से सीट मिलता है वो हार जाते हैं उस चुनाव में। 1916 का जो प्रांतीय चुनाव होता है, उसके बाद से फिर ये अलग गैर ब्राह्मणवाद करके आंदोलन चलाते हैं जस्टिस पार्टी। फिर 1944 ईस्वी में इसका विभाजन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद TM नायर जो होते हैं, ये पलामी स्वामी नायर जो वही है जो नायर के नेतृत्व में जाता है। फिर नायर्स में के अंदर में जो जस्टिस पार्टी के अंदर में जो कौन रहते हैं, अमीर रहते हैं, शिक्षित रहते हैं, वो अलग होकर एक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का स्थापना करते हैं। तो वही हो गया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अनादुरई, उसके संस्थापक थे। ऑप्शन में नायर है, क्योंकि अगर देखा जाए द्रविड़ कड़गम की जो स्थापना का जो मूल है वो तो जस्टिस पार्टी से ही हुआ है, और उसकी स्थापना में TR नायर का भूमिका मुदलियार का तो रहा ही रहा, लेकिन बाद में ये टूट गया जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो 1944 के आसपास में था। इसलिए प्रश्न पूछा गया कि कन्फ्यूजन करेंगे लोग, देखेंगे तो TM नायर या मुदलियार मार देंगे, अन्नादुरई पर ध्यान लोगों का कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में क्या हो गया, यह पार्टी का विभाजन होता है, जिसमें उसकी पार्टी के जो लोग होते हैं, जो खासकर अमीर होते हैं, शिक्षित होते हैं, वो अलग होकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का स्थापना करते हैं। चलिए 47 में देखिए,
जिसमें अन्नादुरई का नाम आया। 47 में है वर्ष 1975, 16 1900 नहीं है 1775, आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त को 16 अगस्त को, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जाता है इलाहाबाद से काढ़ा लेकर इसको सौंप देता है, इलाहाबाद को सौंप देता है। फिर ये तो कहानी हम लोग देखे थे। तो वही करा दीवानी प्रदान किए जाते हैं, उसमें दीवानी बंगाल बिहार को दीवानी मिलता है इसको। उस समय किस प्रजाति जनजाति के संपर्क में? सबसे पहले यही खासी जनजाति के संपर्क में कौन आता है? वो ब्रिटिशर्स आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, गारो भी है, कुर्की भी है, टिपराह भी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 49 में। देखेंगे 49 में करा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। अब विचार करना कौन सा घटना? नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए नील विद्रोह 1800 क्या हुआ था? 1859 से 1860 के बीच में नील विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह क्या होता है? ध्यान करिए 1855 से 56 के बीच में, काफी विस्तार से चर्चा। दक्कन का दंगा 1874 ईस्वी में, इस पे भी चर्चा। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में। तो सभी की चर्चा सिपाही विद्रोह का हम लोग देख ही लिए। 1857 की क्रांति किस तरह से मेरठ से स्टार्ट होती है, फिर वो दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद 1857 में नील विद्रोह भी देगा। देखिए नील विद्रोह थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। नील विद्रोह क्या होता है? नील की खेती को लेकर विद्रोह होता है, जिसमें खासकर जबरन जो नीलों की खेती के लिए वाही करने के लिए किया जाता था, उसके लेकर जो भी नील कृषक थे वो विद्रोह करते। इसके बाद एक नियम कानून बन जाता है कि नील के लिए जबरदस्ती क्या किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ही नील आयोग का गठन होगा। विद्रोह होगा 59-60 में, और ठीक नील आयोग का गठन भी हो जाएगा 1960 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है इसी नील विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में 56 में। अब संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? थोड़ा सा गौर करिए। तो संथाल के थे सिद्धू और कान्हू थे। वो कहाँ हुआ था संथाल? बंगाल प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि समानांतर के सरकार की स्थापना करने के लिए सिद्धू कान्हू 60,000 जो संथालों को खड़ा करते हैं, और दोनों के बीच युद्ध होता है। और इसमें मेजर ब्यूरो जो अंग्रेज का मेजर ब्यूरो होता है वो हारता है। इसका वर्णन वह करता है किस तरह से संथालों और अंग्रेजों का बीच भयंकर युद्ध चलता है कई महीनों तक। अब दक्कन का दंगा 1874 ईस्वी। ये कब और किन परिस्थिति में होता है? दक्कन का दंगा होता है 1874 ईस्वी में होता है। तो ये आप ध्यान में देखेंगे। देखिए दक्कन का जो दंगा होता है बलवंत वासुदेव फड़के के नेतृत्व में होता है। क्या होता है? जो गायकवाड़, देखिए थोड़ा सा समझिए, 75 क्षेत्र में भयंकर अकाल आता है, उसमें गायकवाड़ के राजा को निष्कासित कर दिया जाता है। अब वो जो उसमें बलवंत वासुदेव फड़के होते हैं, वो आपको पता होगा ना, ये कौन होते हैं? एमजी रनाडे के जो व्याख्यान होते हैं, क्योंकि एमजी रनाडे वह उस समय के सत्र न्यायालय में पहुंचने वाले पहले न्यायाधीश होते हैं। साथ में वो अर्थशास्त्र भी थे, सामाजिक कार्य भी किए थे, तो उनके व्याख्यान में भाग लेते थे। उसमें बताते थे किस तरह से ब्रिटिशर्स की जो अर्थव्यवस्था है वह किस तरह से भारतीय इकोनॉमिक्स को नुकसान पहुंचा रही है। उनके व्याख्यान में बलवंत वासुदेव फड़के भाग लेते थे। उसके बाद काफ़ी उससे प्रभावित थे। उसी के समय में अकाल आता है, फिर वो मद्रास के दौरे पे जाते हैं। उस समय तो हालांकि इनको सभी लोगों का तो सहयोग, खासकर शिक्षित और जमींदार लोगों का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन अन्य लोगों का, किसानों का सहयोग मिलता है। और 300 से 400 लोगों को समूह बनाकर वह एक क्या करते हैं? आंदोलन चलाते हैं, जो दक्कन का दंगा के रूप में जाना जाता है। काफ़ी यहाँ पर विद्रोह भी होता है उसके बाद। ये था कहानी। तो पहले अब देख लीजिए, अब यहाँ से हम लोग क्रम से जा सकते हैं। पहले कौन सा हुआ? 1855-56 में देख लीजिए संथाल विद्रोह। दक्कन दंगा कब होता है? 74 में। तो पहले 2 होगा, उसके बाद सिपाही विद्रोह, क्योंकि 55 के बाद 57, 57 के बाद 59 के बाद, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आ गया ना प्रश्न। देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा सा गौर करते हुए चलेंगे। 61 में देखिए सुमेलित करना, जनजातीय आदिवासी विद्रोह, कोल विद्रोह छोटा नागपुर, बुद्धू भगत, रामोसी 1822 से 29 में, चित्तर सिंह है, भूमिज विद्रोह, मानभूमि गंगा नारायण है, संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू है। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद नीचे में आ जाइए, देखिए जनजातीय विद्रोह यह भी है, संथाल विद्रोह 55 सिद्धू कान्हू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत हुआ अन्य है, रंपा विद्रोह जो अल्लूरी सीताराम, और जो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए 63 में अब हम लोग देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, जनजातीय विद्रोह है। यहाँ पर जनजातीय विद्रोह है, यहाँ विद्रोह का नेता है। देखिए अहोम विद्रोह हुआ 1828 ईस्वी में होता है। इसके जो नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर ही होते हैं। खासी विद्रोह यह 1829 से 33 ईस्वी में होता है। इसके नेतृत्व करता तिरहुत सिंह होते हैं, है ना, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में। कच्छा नागा विद्रोह 1882 ईस्वी में शंभू सेन होते हैं। जेलियांगसांग आंदोलन जदोनांग व रानी गौडी नेल्याहू होती है जेलियांगसांग आंदोलन का। तो ये तो कुछ आंदोलन था जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग जैसे लास्ट वाले देख लेते हैं, बाकी अन्य भी बीच में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लास्ट वाला पॉइंट से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हम लोग जो बचेगा तो हमें लोग आगे वाले सीरीज में देख लेंगे। देखिए क्या करा, 108 में करा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई। देखिए यहाँ पे खेड़ा भी है, बारदोली भी है, नमक भी है। तो नमक तो आप छाट लेंगे, व्यक्तिगत भी आप छाट लेंगे, लेकिन खेड़ा और बारदोली में थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि पता होगा दोनों क्या हुआ था, कर को लेकर विद्रोह हुआ था, कर को लेकर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। खेड़ा में क्या था, खेड़ा में क्या था कि सूखा पड़ने के बावजूद भी वहां पर कर लिया जा रहा था। तो इसके विरुद्ध क्या करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध कर ना देने के लिए आह्वान करते हैं। इसके बदले में आपने देखा एक कहानी आता है कि जबरन कर वसूली करने के बदले में वो अपनी जमीन जब्ती कराने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो जो बात कहा गया था उनको कर के बात में, उससे अंग्रेज क्या कर रहे थे, मंजबड़ी वसूल रहे थे। तो ही प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए किसान ये जो सलाह देते, कौन, हालांकि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है, लेकिन वो परामर्श गांधी जी से लेते हैं। तो गांधी जी ऐसा कहते हैं कि आप क्या करिए कि जो अंग्रेज इस तरह से अगर वहां पर क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है कि जो कर बोला है उससे अत्यधिक कर वसूल रहा है, फसल का उपज ना होने के बावजूद भी, तब उसके बदले में लोग प्रतिष्ठित पत्र लिखकर एक जो कर रहे थे कि झूठा कहलाने से बचने के लिए अपने जमीन को जब्ती कराने के लिए तैयारी। खेड़ा विद्रोह था जो 1918 ईस्वी में होता, लेकिन यहाँ सरदार की उपाधि बरदोली वाले सत्याग्रह में हुआ था। इसमें लगभग जो है 22 से 30% कर को बढ़ा दिया गया था। और जैसे ही जो कर को बढ़ा देने के कारण क्या हो गया था, ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन होता कम करने के लिए। फिर आप देखेंगे कि फिर टीम का अंग्रेजों के द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें एक क्या होते हैं, राजस्व कर्मचारी भी होता है, एक दो व्यक्ति होता है जो क्या होता है इसमें मुख्य रूप से मतलब कहिए कि उसकी जांच करता है। उसके बाद ये फिर इस आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बरदोली में इसका नेतृत्व करते, तो उसके बाद 22 से 30% के घटाकर वह 5% कर दिया जाता है। ये भी काफ़ी सफल होता है। तब वहाँ की महिलाओं हैं जो काफ़ी खुश होती है, वहाँ के लोग भी खुश होते हैं। वहाँ की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। तो ये दोनों कहानी था, थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश किए। 107 में देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखे थे। देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन से ऑप्शन में बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। तो आप बताइए कि कौन होंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपको पता होगा कि नारायण मल्हार जोशी व बीबी गिरी के नेतृत्व में नरमपंथी लोग ट्रेड यूनियन से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी AITUF 1929 ईस्वी में स्थापना किए थे। फिर 1931 ईस्वी में रणदीवे और देश पांडे ने अलग हुए। तो यही कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध किनका रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है वही बीबी गिरी हो जाएगा। बीबी गिरी का नाम आया ना, नारायण मल्हार जोशी व बीबी गिरी के नेतृत्व में नरमपंथी लोग ट्रेड यूनियन से अलग होकर क्या बनाए थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाए थे। वो अलग हो गए थे, पहले तो ट्रेड यूनियन ही बना था। तो ये तो हो जाएगा 107 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, शायद ये आप लोग को भी पता होगा। चलिए 106 में देखिए, करा 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। कौन सा कारण है, देखिए 19वीं सदी में जनजातीय लोग जो विद्रोह किए, क्या कारण था। भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। देखिए अगर भू राजस्व की नई प्रणाली पर लागू होना, यह भी देखिए जो विद्रोह हो रहे थे वो तो कारण यह भी थे ही थे। आपने देखा बंगाल प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र में जो संथाल विद्रोह होता, क्यों होता, जमींदार लोग हस्तक्षेप करते हैं, ब्रिटिश जमींदार को दे देता है। अब वो जमींदार क्या करते हैं, प्रलोभन देकर जनजाति को क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा भी देना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ब्याज पर उसके बदले में तरह तरह के जो जमीन होते थे उस पर खेती रखते थे करते थे, गिरवी रखवाना, ये इस तरीके से चलन स्टार्ट हुआ। तो एक तरह से भू राजस्व की नई प्रणाली पर लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, यह भी होने लगा कि कर का भी वहां पर करने लगा। क्योंकि जो जमींदार होते थे वह क्या करते थे, एक समय सीमा बांध देते थे कि इतने उपज का इतना देना होगा, उसके बदले में वो भूमि दे देते थे, वनों को काट कर, इस सभी कर। तो ये भी कारण था। लेकिन यहाँ पर करा जनजातीय विद्रोह के साझा कारण मुहैया किए ना, उपरिक्त खोजना है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक, अब देखिए जनजातीय क्षेत्रों में, हाँ ये पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से तो क्या हुआ, विदेशी धर्म का, जिसमें आप ईसाई धर्म को लेकर भी देखिए किस तरह से हस्तक्षेप बढ़ता है भारत में धीरे धीरे। तो आप पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा। सी में देखिए जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगानों के ठेकेदारों को बढ़ाना। करा जनजातीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। जो जनजाति, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, चाहे वो काश्तकारी अधिनियम हो, चाहे वो आप हो विद्रोह देखें, चाहे वो संथाल हो गया, मुंडा विद्रोह देखें, आप कोई भी विद्रोह देखें, भील विद्रोह देखें, उन सभी में एक चीज़ नज़र में आएगा कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन एंट्री किए, व्यापारी एंट्री किए और लगान के ठेकेदार को बढ़ाया गया।
ये भी देखने को मिला। अब बताइए, खेड़ा वाले में भी देखने को मिला और एक संथाल वाले में भी देखने मिला, भील में भी अगर आप एंट्री करेंगे तो किस तरह से जो आंदोलन होता है उसमें भी क्या क्या आता है। भील आंदोलन में उसमें भी हस्तक्षेप जमींदारों का होता है, कर को लेकर होता है, दे दिया जाता है, इस बात पर लेके दिया जाता है कि उसे समय पर क्या कहेगा, सहूलियत देगा, लेकिन फिर वो उसमें भी महाजन और व्यापारियों का क्या होता है, एक तरह से आंशिक कहिए कि लाभ का उद्देश्य होता है। तो ये सभी कारण था। आप चौथा को पढ़ते, जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का पूर्ण विदारण। देखिए, इन चारों साझा कारण में, इन चारों को पढ़ने के बाद ये जनजातीय समुदाय के प्राचीन जो भूमि थे उसके पास, उसका व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये भी एक कारण है। इस चारों में से इस तीनों जो ऑप्शन नंबर 4 है वह 3 जो ऑप्शन ऊपर सभी इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि जनजातीय समुदाय के जो प्राचीन भूमि थे उसके संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण क्या किया गया, उसका ये देखिए क्या विदारण किया गया। विदारण का मतलब उसका कहिए कि उसमें हस्तक्षेप पूर्ण रूप से किया गया, चाहे वो जमींदार के रूप में हो, चाहे वो महाजन के रूप में हो, चाहे वो ठेकेदार के रूप में हो, चाहे वो उत्पादों पर कर लगाने के विरुद्ध में हो, चाहे वो भूराजस्व प्रणाली के रूप में, तो उसका संपूर्ण रूप से तो क्या किया गया, उस भूमि संबंधी का तो विदारण ही किया गया है ना। तो स्पष्ट उत्तर 4 है। थोड़ा मुश्किल होगा ये, लेकिन अगर आप अच्छे से समझे हुए तो जवाब सही देंगे। अब देखिए 105 में कह रहा, खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी ने के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। अब देखिए, जो खेड़ा के किसानों के पक्ष में, अभी हमने चर्चा किया खेड़ा और बारदोली। खेड़ा 1918 में होता है, उसमें महात्मा गांधी सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सजेशन लिए थे महात्मा गांधी ने सजेशन दिया और लास्ट में वो आते भी हैं महात्मा गांधी। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सही बात है कि वहाँ अकाल पड़ गया था, उसके बाद भी भू राजस्व की उगाही नहीं स्थगित किया जाता है। इसी के कारण है वो सलाह देते हैं गांधी जी, किस प्रतिष्ठा से झूठा कहलाने से बचने के लिए आप लोग क्या करिए, अपनी संपत्ति को गिरवी रखवाना स्टार्ट किया। उसी में से एक कौन होता है, मदन मोहन कर एक व्यक्ति होता है, जो गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका जो क्या था रैती में, यानी आपका जिस पर भूमि पर उपज कर रहे थे उस फसल को अगर वो ले रहा है तब तो जाइए आप वहाँ से अपना फसल को, तो ही प्याज वाला फसल रोपा हो रहा था तो प्याज को हुआ खेत से कबाड़ कर लेके चले आता। उसका देखा देखिए एक और व्यक्ति हिम्मत करता है, तो हालांकि बाद में अंग्रेज के द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है, लेकिन इस तरह से वो आगे बढ़ चढ़कर एक खेड़ा आंदोलन में भाग लेता है। तो ये देखिए एक हो गया, तो ये कारण तो था ही था। दूसरा कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दे। क्या ऐसा कुछ वहाँ पर था खेड़ा में कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन एक ही पर्याप्त होगा, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद भी कर को वसूला जाता था। 102 में देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किया कि अखिल भारतीय का कैसे स्थापना हुआ। पहले 1929 ईस्वी में किसान प्रांतीय किसान सभा का स्थापना होता है ना, स्वामी सहजानंद नेतृत्व में। फिर अन्य आंदोलन, अन्य लोगों का भी सहयोग होता है। धीरे धीरे यह जो मुख्य रूप से आंदोलन जो स्टार्ट किया जाता है, मुख्य रूप से किसानों पर जो जमींदारों का प्रताड़ना किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध में एक तरह से वह आंदोलन हो रहा था, स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत में इसका क्या हो गया, प्रभाव बढ़ा, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। फिर वो दक्षिण भारत में आप देखेंगे दक्षिण भारतीय फेडरेशन किसान सभा का भी सहयोग मिलता है। फिर वही अखिल भारतीय 1929 ईस्वी में 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। ये तो कुछ प्रश्न था जो जातिगत जनजातीय आंदोलन पे हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी कुछ 5-6 प्रश्न और बचे जो अगले सीरीज में हम लोग देख लेंगे।